This is Channels Television's breaking news. पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद इस पीसी में आने के लिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं। देखिए, आप सब जानते हैं राष्ट्रीय लोकदल निरंतर हर वर्ग की बात कर रहा है, किसानों की, युवाओं की, व्यापारियों की, महिलाओं की। इसी कड़ी में माननीय जयंत चौधरी जी ने प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में पेश किया है, जिसमें उनकी मांग है कि युवाओं की जो उम्र है, जो विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, वो आज काफी ज्यादा है। वहीं उनकी शादी करने की उम्र 21 साल है, उनको वोट देने का राइट 18 साल है, परंतु उनको विधायक बनने के लिए 25 साल तक रुकना पड़ेगा, सांसद बनने के लिए 25 साल तक रुकना पड़ेगा। तो माननीय जयंत चौधरी जी ने ये युवाओं की उम्र को कम करने का के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए वो राज्यसभा में, जिसका मैं चाहता हूं कि आप सब समर्थन करें और इसको आगे लेके जाएं, युवाओं के बीच में लेके जाएं। और युवाओं में खासा जोश है इसको लेके, इस बिल को लेके खासा जोश है युवाओं में। आज मुख्यतः मैंने इसके बाद आपको जो बुलाया है, आज आपको बुलाने का उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था कि मैं व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है, छोटे व्यापारियों का खासतौर से जो शोषण किया जा रहा है, वो दुखद है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को व्यापारियों की पार्टी कहती है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा उसी वर्ग का शोषण किया जा रहा है जो उनके अपने लोग हैं। देखिए, अभी हमने विगत कुछ दिनों में देखा कि किस तरीके से व्यापारियों के यहाँ जीएसटी की रेड की गई। व्यापारियों ने निरंतर जीएसटी का विरोध करने का काम किया था और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक ने यह आश्वासन दिया था कि जीएसटी के अंदर आपका शोषण नहीं किया जाएगा। जीएसटी में उन्होंने कहा था कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि बिना किसी इनपुट के हम आपके यहाँ रेड कर दें। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती, 75 जिलों में एक साथ आपके पास कौन सा ऐसा इनपुट आ सकता है जिससे आप वहां पे रेड कर देते हैं? एक साथ कैसे आप इतने बड़े पैमाने पे आप रेड करते हैं? ये आपको कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा, अपनी जनता को भी जवाब देना पड़ेगा और इस शोषण को आपको तुरंत रोकना पड़ेगा, अन्यथा हमको मजबूर होना पड़ेगा आंदोलित होने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों तक में रेड की गई। आप बताइए, ग्रामीण इलाकों के अंदर कौन सा ऐसा व्यापारी बैठा हुआ है जिसके आप रेड कर देंगे और जिसके आपको अरबों खरबों रुपए मिल जाएंगे? या आपको कोई ऐसे अरबों खरबों रुपए मिले हो तो आप वो हमारे सामने बेटा रखिए। तो आप ये डर का माहौल क्रिएट करके इंस्पेक्टर राज लागू करने की आप पुनः कोशिश कर रहे हैं, ये हम होने नहीं देंगे। क्योंकि इंस्पेक्टर राज प्रणाली से देश के अंदर हमने देखा है किस तरीके से व्यापारियों का शोषण निरंतर होता रहा है। आज हम महामहिम राज्यपाल महोदया से इसी सब्जेक्ट को लेके उनसे हमने मुलाकात की और उनके सामने हमने 7 सूत्रीय व्यापारियों का ज्ञापन रखा, जिसके अंदर व्यापारियों की विभिन्न समस्याएं थी। एक समस्या के ऊपर मैंने विस्तार से आपसे चर्चा की और हम ये मांग भी करते हैं कि ये जो रेड है इनको तुरंत रोका जाए। अभी व्यापारियों के अंदर एक भय का माहौल है कि 72 घंटे के लिए रेड रोकी गई है, इसके बाद पुनः रेड होगी। इसकी वजह से व्यापारी अपनी दुकान नहीं खोल पा रहे हैं और अपने कामकाज से उनको कहीं ना कहीं वंचित होना पड़ रहा है। देखिए, हम जरूर भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि ये व्यापारियों की पार्टी है, परंतु सच्चाई ये है कि वो चंद व्यापारियों की पार्टी बन के रह गई है। वो हम दो हमारे दो से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज व्यापारियों का शोषण करना, छोटे व्यापारियों का शोषण करना, ये देश की आर्थिक नीति के लिए भी कहीं ना कहीं घातक है। हमारा देखिए दूसरा जो एक पॉइंट था कि व्यापारियों के यहाँ जो लूट की घटनाएं हो रही हैं, जो छिनैती हो रही है, जैसे लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, यहाँ पे भी अभी विगत कुछ दिनों के अंदर 3 से 4 घटनाएं हुई, जिसके अंदर किसी का ज्वेलरी का ठेला छीन लिया गया, किसी के 12 लाख रुपए छीन लिए गए। तो ये दुखद है कि आप कानून व्यवस्था की बड़े बड़े दावे करते हैं, आप बुलडोजर सरकार का दावा करते हैं, उसके बावजूद आप ये हमारे व्यापारियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये चोरी, छिनैती, डकैती, इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को संज्ञान लेना चाहिए। और मैं डीजीपी महोदय से भी इस पे आह्वान करूंगा कि मार्केटों के अंदर पुलिस फोर्स की व्यवस्था करवाएं। आप कमिश्नरेट ला रहे हो, आप वहां पे बड़ी बड़ी पुलिस फोर्स वहां पे तैनात करने का दावा कर रहे हो, परंतु उसके बावजूद अगर ये छिनैती जैसी घटनाएं हो रही हैं, इसका मतलब ये कि आपके दावे सिर्फ किताबी हैं। इसका मतलब आप सिर्फ झूठ के आधार पे ये दावे करना चाह रहे हैं। हमारा जो तीसरा पॉइंट था कि नगर निगम और नगर पालिका और नगर पंचायतों को सरकार निर्देश दे कि आप पार्किंग की व्यवस्था करिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं
कि आपको लगता है कि हजरतगंज चौराहे पे गाड़ी को पार्क करके और मेट्रो स्टेशन की दुकान पे कोई व्यक्ति खरीदारी करने जा पाएगा पैदल चल के? तो आपके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और वहीं पे आप क्रेनों से गाड़ियों को उठाने का काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं अन्याय है। आप एक पट्टी की व्यवस्था कर दीजिए। अगर हमको छोटी खरीदारी करनी है, हमको दूध खरीदना है, हमको बच्चे की किताब खरीदनी है, हमको 5 मिनट के बस उतरना है गाड़ी से और खरीदारी करनी है, हम कैसे करेंगे? क्या आपको लगता है हम 30 रुपए की वहां पे पार्किंग में अपनी गाड़ी जमा करके और 1.5 किलोमीटर चल के जाके हम दूध का पैकेट खरीदने जाएंगे? तो जितने का हम पैकेट दूध का नहीं खरीद रहे उतने पैसे तो हम पार्किंग की व्यवस्था में खर्च कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये समझना पड़ेगा कि आप रोड किनारे एक पट्टी की व्यवस्था करते हैं ताकि आदमी अपनी गाड़ी रोके और जल्द से जल्द वो अपना सामान खरीद के वहां से जा सके। उस पर आप वॉच कर लीजिए। आप तो सीसीटीवी लगाने के दावे कर रहे हैं, आप वॉच कर लीजिए, उसका टाइम फ्रेम आप निर्धारित कर दीजिए कि अगर गाड़ी 5 से 10 मिनट से ज्यादा अगर खड़ी है तो आप उसका स्वतः चालान कर दीजिए। आपने तो ऐसी प्रणाली लागू करने का दावा किया है, तो फिर क्या समस्या आ रही है आपको? हमारा चौथा पॉइंट था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करने वाली सरकार धरातल पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं दे पा रही है। व्यापारी, आज छोटा व्यापारी बहुत परेशान है क्योंकि उसके पास कंसल्टेंट हायर करने के लिए पैसा नहीं है, वकील हायर करने के लिए पैसा नहीं है, वो डिपार्टमेंटों के सिर्फ और सिर्फ चक्कर लगा रहा है, इसके अलावा कोई काम नहीं है उसके पास। देखिए, आप अपनी दुकान खोलेंगे कि आप डिपार्टमेंट के चक्कर लगाते रहेंगे? 10 से 12 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो किसी भी व्यापार के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो आप जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हो तो कम से कम एक सिंगल विंडो सिस्टम दे दो उसको, कि उसको उस जगह पे जाए और एक अधिकारी उसको मिल जाए जिससे अगर उसकी बत्ती की समस्या हो वो हल हो जाए, जीएसटी की समस्या हो वो हल हो जाए, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की समस्या हो वो हल हो जाए, फायर डिपार्टमेंट की समस्या हो वो हल हो जाए। परंतु सरकार क्या कर रही है? सरकार सिर्फ दावे करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, धरातल पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे कुछ भी हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक 5वां पॉइंट हमारा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आज आप देख रहे होंगे कि लखनऊ के अंदर कुछ अग्निकांड हुए होटलों के अंदर, उसके बाद से सरकार ऐसा एक्टिव हो गई और सारे डिपार्टमेंट ऐसा एक्टिव हो गए जैसे पता नहीं कितना बड़ा अपराध हो गया। आप मुझे ये बताइए कि जब बिल्डिंगें बन रही थी तब आपके अधिकारी कहाँ थे? तब क्या वो सो रहे थे? 20-20 साल 25-25 साल पहले बनी हुई बिल्डिंगें आज आप वहां पे जाके कार्रवाई कर रहे हैं और सच्चाई है कि कार्रवाई आप कोई नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई का सिर्फ डर दिखा के उनका शोषण करने का काम कर रहे हैं, आप उगाही करने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, इस अग्निकांड के बाद कितने होटलों के ऊपर कार्रवाई हुई, कितने अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई हुई? परंतु हर अस्पताल के अंदर सर्वे हुआ, हर होटल के अंदर सर्वे हुआ, हर कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर सर्वे हुआ। तो या तो आप ये लाइन खींच लीजिए कि अब इस सर्वे के बाद अगर कोई भी घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, और या फिर आप इस तरीके का शोषण बंद करिए लोगों का। हमने महामहिम से ये मांग की है कि एक ऐसी व्यवस्था लागू की जाए कि जहां पे भी अगर नक्शा नहीं पास है या नक्शे के विपरीत कुछ बना हुआ है तो उसका सॉल्यूशन दिया जाए। उस बिल्डिंग को गिरा देने की बजाय उसके लिए सॉल्यूशन देने का काम करें कि इस बिल्डिंग को हम कैसे सही कर सकते हैं, कम से कम खर्च में इस बिल्डिंग को हम कैसे काम में ला सकते हैं। आप किसी की बिल्डिंग अगर गिरा देते हैं, उसकी दुकान उसकी पूंजी है, उसके जीवन भर की कमाई है, हो सकता है उसको पुरखों से मिली हो वो दुकान, आप उस दुकान को गिरा देते हैं, आप उस होटल को गिरा देते हैं, तो ये कहीं का न्याय नहीं। ये जनता आपकी है और लोकतंत्र के अंदर जनता के ऊपर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा एक 5वां पॉइंट है, किसान अपनी फसल की कीमत को लेके, 6ठा पॉइंट है सॉरी, किसान अपनी फसल को लेके पहले ही संघर्षशील है। किसान बात कर रहा है एमएसपी की कि हमको एमएसपी मिलनी चाहिए, वहां पे आप उसको एमएसपी नहीं दे पा रहे हो। और हम सरकारी डेटे की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर राइस मिल, फ्लोर मिल और खाद्यान्न फैक्ट्रियों का जो डेटा है वो डिक्लाइनिंग है, वो गिर रहा है। निरंतर राइस मिलें बंद हो रही हैं, निरंतर फ्लोर मिलें बंद हो रही हैं, जो खाद्यान्न से रिलेटेड इंडस्ट्री है वो बंद होती जा रही है। तो सरकार की ऐसी कौन सी नीति, खराब नीति है जिसके कारण उत्तर प्रदेश के अंदर ये खाद्यान्न इंडस्ट्रीज कम होती जा रही है? तो सरकार को इस तरफ भी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए कि खाद्यान्न की इंडस्ट्रीज जो बंद हो रही है, डिक्लाइनिंग ग्राफ है, उसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि पहले से किसान परेशान है और अगर ये डिक्लाइनिंग ग्राफ कंटिन्यू रहा तो कंज्यूमर भी परेशान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि किसान के पास कोई चारा नहीं होगा स्टेट के बाहर अपने प्रोडक्ट को बेचने का, और अगर बाहर बेचेगा तो बाहरी चावल उत्पादन होगा, बाहरी आटे का उत्पादन होगा, और बाहर से वापस अगर हमारे प्रदेश में आएगा तो महंगा आएगा। इसके अलावा एक जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं जो अंडे की खेती करते हैं, जो मुर्गी पालन करते हैं, उनकी एक मुख्य मांग थी, इसको
उद्योग का दर्जा मिला हुआ है और उनकी एक मुख्य मांग थी कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना जो हमारे आसपास के प्रदेश हैं, इनमें जो इनका कच्चा मटेरियल यूज होता है, कच्चा रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है, उसके ऊपर सब्सिडी है। कच्चा मटेरियल कौन सा है इनका? सोया, मक्का, कैल्शियम, जो इनके अंदर इनके यहाँ दवाइयां प्रयोग हो रही है मुर्गियों को खिलाने के लिए ताकि उनको कोई बीमारियां ना हो, उसके ऊपर भी सब्सिडी है आसपास के जिलों में।